Hello everyone, welcome to our channel. So in today's session we are going to discuss about the latest budget which has been presented by our finance minister. तो बजट क्या है? बजट अगर मैं माइक्रो लेवल के ऊपर बजट की बात करूं, आपके और मेरे बजट की बात करूं, तो वो क्या होता है? योर इनकम स्टेटमेंट एंड वेयर यू आर गोइंग टू स्पेंड दैट मनी, दैट विल बी योर बजट, कि आप कितना पैसा कमाओगे और कितना पैसा जो है आप एक्सपेंडिचर करोगे या स्पेंड करोगे, है ना. बट व्हेन इट कम्स टू द बजट ऑफ एनी गवर्नमेंट, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो लेवल बजट. ठीक है. और गवर्नमेंट का जो बजट है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज दिस बजट इज नॉट ओनली अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ये जो बजट होता है ये गवर्नमेंट का फ्यूचरिस्टिक जो विजन है अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने देश के लिए, वो बताता है. ठीक है. और उसके अकॉर्डिंग ही ऑल दी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आपकी इकोनॉमी में प्लान की जाती हैं. ठीक है. नाउ लेट्स सपोज वी वांट टू बिकम द वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, दो वी आर, है ना. बट हमारा मिशन क्या है, हमारा एम क्या है कि हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो और उसके बाद भी हम रुकने वाले तो नहीं है. तो 5 ट्रिलियन के टारगेट पे पहुंचने के लिए आपको फ्यूचर में कौन कौन से इंडस्ट्रीज को डेवलप करना होगा, आपके पास क्या स्किल सेट होना चाहिए, कितना पैसा उसके लिए चाहिए, वो सारी चीजें जो हैं वो आपको एक साल का आपका जो बजट है वो टोन आपके लिए सेट करके देता है. ठीक है. तो आइए इस जो बजट में जो भी फिगर्स एंड जो फैक्ट्स हैं, जो मेन फीचर्स हैं बजट के, उसके ऊपर बात करते हैं. ठीक है. नाउ वी ऑल नो दिस फर्स्ट बजट, ठीक है, जो प्रेजेंट हुआ है, ये जो है 3 कर्तव्यस के ऊपर इसमें बात हुई है. ठीक है. 3 कर्तव्यस मतलब 3 मेजर इसको डिविजन्स में डिवाइड किया गया है. द वेरी फर्स्ट डिवीजन ऑफ दिस बजट वो आपको किस बारे में बात करता है? दैट इज अबाउट इकोनॉमिकल ग्रोथ, सस्टेन्ड इकोनॉमिकल ग्रोथ. ठीक है. तो पहला जो मेन एम है, कर्तव्य मींस एम किसके ऊपर है कि हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है. ठीक है. तो इस केस में किसके ऊपर बात की गई है? प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस एनहांसमेंट के ऊपर बात की गई है. ठीक है. अब अगर आपको अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो आपके पास सेकंड जो कर्तव्य है दैट इज फुलफिल सिटीजंस एस्पिरेशंस. तो इसमें आपको किस बात के ऊपर बात की गई? इंटरनल कैपेसिटी बिल्डअप करने की. अगर इफ यू वांट टू ग्रो योर इकोनॉमी, बट अभी तक के इंडियन इकोनॉमी के ऊपर सीन क्या था? इंडियन इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है, ठीक है, बट वी आर मेनली डिपेंडेंट अपॉन अदर इकोनॉमीज. ठीक है. चाहे वो सर्विस सेक्टर की बात कर लीजिए, जॉबलेस ग्रोथ की बात कर लीजिए, या आप बात कर लीजिए इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एंड ऑल. ठीक है. तो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, डिजिटल इंडिया के लिए, वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर जो कंट्रीज. तो इसके लिए हमें इंटरनली स्ट्रांग होना होगा. तो सेकंड आपका जो आपका है कर्तव्य, वो सेकंड किसके ऊपर फोकस कर रहा है? इंटरनल स्ट्रांगनेस और इंटरनल बिल्डअप के लिए. ठीक है. एंड द थर्ड वन, इंश्योर इंक्लूसिव एक्सेस. ऐसा ना हो कि जो ग्रोथ हो रही है उसका बेनिफिट सिर्फ कुछ ही सेक्शंस को जाए सोसाइटी में, वो सबके पास पहुंचना चाहिए. तो उसके लिए बात की गई है यहां पे इंक्लूसिव ग्रोथ की. ठीक है. तो आइए वी विल बी स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट जो आपका कर्तव्य और एम. उससे पहले एक बार देख लेते हैं द मेजर जो आपकी फिगर्स प्रेजेंट की गई है और ये फिगर्स हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रही है. अगर हम इनको इनका एनालिसिस करना चाहें तो ये क्या बता रही हैं. ठीक है. तो इसमें सबसे पहला देखिए फिस्कल डेफिसिट. सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एक फिगर होती है फिस्कल डेफिसिट. क्या है फिस्कल डेफिसिट? कितना पैसा बोरो करते हो मार्केट में, है ना. आपका लेट्स सपोज आपका खर्चा है 1000 रुपए, ठीक है, और आपकी इनकम है 700 रुपए. ठीक. तो इसमें आप वो रेस्ट जो 300 है वो कहां से फुलफिल कर रहे हो? यू हैव टू बोरो दैट मनी फ्रॉम द मार्केट. तो उसको बोला जाता है क्या? फिस्कल डेफिसिट. ठीक है. और फिस्कल डेफिसिट में अगर हम बात की जाए तो हमारा रिवाइज्ड जो लास्ट ईयर का बजट था उसमें हमारा टारगेट कितना आया? 4.4. और इस साल का जो बजट है वी आर टारगेटिंग द फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4.3% ऑफ जीडीपी. ये किसका होता है परसेंटेज? ये जीडीपी का परसेंटेज होता है. ठीक है. और दैट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फॉलोइंग दैट ग्लाइडिंग पाथ. ठीक है. क्योंकि हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि डे बाय डे हमें अपना फिस्कल डेफिसिट जो है कंट्री का वो कम करना है. ठीक है. तो उस डायरेक्शन में गवर्नमेंट चल रही है. इवन देखिए ये पहले आपको फिगर जो थी लास्ट ईयर की 4.5 थी. ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, ठीक है, डिफेंस में बहुत ज्यादा पैसा भी लगा, उसके बावजूद गवर्नमेंट वाज एबल टू कीप दिस फिस्कल डेफिसिट विद इन अ रेंज ऑफ 4.4% ऑफ द जीडीपी. एंड नाउ इन फ्यूचर और नेक्स्ट ईयर वी आर टारगेटिंग टू रिड्यूस दिस अप टू 4.3%, विच इज गुड इनफ. ठीक है. तो इसका सीधा इंपैक्ट किस चीज के ऊपर होता है? अगर आप देखें जितना आपका बोरोइंग कम होगा मतलब क्या है? आपके ऑपरेशन स्ट्रांग होते जा रहे हैं. आपने एक्सपेंडिचर कम नहीं किया, यू आर इंक्रीजिंग योर एक्सपेंडिचर, बट यू आर फुलफिलिंग दैट एक्सपेंडिचर without borrowing the money. You are fulfilling that expenditure by enhancing your income. तो इसका मतलब आप strong हो रहे हो internally. और अगर आप internally strong हो रहे हो, so investors would be pouring their money in your economy because they would be willing to
invest in your economy, they would be willing to take a chance with your economy. ठीक है. Now debt to GDP ratio, another important, जो हमारा aim क्या है हमारा, we want to reach to this level of 50%. ठीक है, कि हमारा इकोनॉमी का जो टोटल डेट है वो हमारी जीडीपी का 50% हो, इससे ज्यादा ना हो. अगर आप अमेरिका की बात करते हो तो अमेरिका का जो डेट है, आप अंदाजा लगाइए, अमेरिकन इकोनॉमी जो उसका जीडीपी है अगर टेंटेटिव 29 ट्रिलियन डॉलर्स है, सो इट्स डेट इज अराउंड 37-38 ट्रिलियन डॉलर्स. ठीक है, सो दिस इज द गैप, दिस इज द लेवल ऑफ डेट, देयर डेट टू जीडीपी रेशियो. ठीक है, बट इन केस ऑफ इंडिया आर लास्ट ईयर्स डेट टू जीडीपी रेशियो रिवाइज इट वाज 56.1%. ठीक है, बट नाउ फॉर दिस कमिंग ईयर हमारा एस्टिमेट क्या है, 55.6%. अगेन ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है स्ट्रांगनेस इन योर इकोनॉमी. आप इंटरनली जो है वो स्ट्रांग होते जा रहे हो, आप कम डेट लेके जो है अपनी इकोनॉमी को रन कर रहे हो. ठीक है. नाउ रेवेन्यू डेफिसिट जो है आपका रिवाइज 1.5% है, और अभी जो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेजेंट किया गया अगेन दिस इज 1.5%. तो ना बढ़े, यही बहुत बड़ी बात है. रेवेन्यू डेफिसिट, विच कंपोनेंट्स लीड्स टू द रेवेन्यू डेफिसिट? सैलरी बर्डन है, गवर्नमेंट हर साल डीए अनाउंस करती है ना, और 8th पे कमीशन अनाउंस हो रखा है. तो क्या होता है कि आपका गवर्नमेंट का जो सैलरी बजट है वो बढ़ता जाता है. ठीक है, गवर्नमेंट के दूसरे एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जाते हैं. ठीक है, तो डे बाय डे आपका ईयर ऑन ईयर आपका रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता जाता है. बट इफ यू आर कीपिंग दैट रेवेन्यू डेफिसिट विद इन अ लिमिट, ठीक है, और एट द स्टेबल लेवल, तो ये बहुत बड़ी बात है गवर्नमेंट के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. ठीक है, नाउ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आपको फॉर्मूला पता होगा. ठीक है, आप क्या करते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द सब्सिडीज गिवन, द ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट्स टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, तो वो जो आपकी ग्रांट्स है, जब आप उन ग्रांट्स को रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस करते हो, यू विल गेट द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. ठीक है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है रिवाइज 0.4%. नाउ द न्यू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है ये कहां पे आ रहा है, 0.3%. रेवेन्यू डेफिसिट आपका स्टेबल है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कम हो रहा है. ठीक है, और अगर आप देखेंगे ध्यान से, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है क्या, ऐसा पैसा जो कोई भी इंफ्रा बिल्ड नहीं कर रहा, जो कोई भी आपके लिए कैपिटल जो है वो बना के नहीं दे रहा फ्यूचरिस्टिक इनकम जनरेट करने के लिए. तो आइडियली क्या होना चाहिए, आपका कैपिटल जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, इट शुड बी नियर टू जीरो, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. ठीक है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब इसके बाद ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू. नाउ ईयर ऑन ईयर गवर्नमेंट्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है. टैक्स टू जीडीपी रेशो, सो जितना किसी भी कंट्री का टैक्स टू जीडीपी रेशो अच्छा होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंट्री इज एफिशिएंटली कलेक्टिंग द टैक्स फ्रॉम द पब्लिक हु इज लिविंग इन दैट कंट्री. ठीक है, इधर इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स और योर कॉर्पोरेट टैक्स और वट एवर टैक्स. ठीक है, बट यहां पे क्या है, योर टैक्स टू जीडीपी रेशो इज इंक्रीजिंग. अगेन जो क्या शो करता है कि आपकी इंटरनल जो इकोनॉमी है वो क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है. ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते. नाउ नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंडिचर आइटम्स. ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने क्या दिया, देखिए यहां पे गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड बाय 7.7% ऑफ द जीडीपी. आपका एक्सपेंडिचर लास्ट बजट से इस बजट में आपका एक्सपेंडिचर है कितना इंक्रीज हुआ, 7.7. एक्सपेंडिचर आप दो जगह पे करते हो, वन इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अनदर वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. पता होना चाहिए आपको. ठीक है, जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये क्या है, ये गुड एक्सपेंडिचर माना जाता है. क्यों, ये आपको फ्यूचर इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, यू आर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. यू आर पुटिंग मनी ऑन R&D, एजुकेशन, आप इंफ्रा क्रिएट कर रहे हो. ठीक है, हेल्थ में इंफ्रा क्रिएट कर रहे हो, वो क्या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ठीक, व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यू, यू आर गिविंग ग्रांट्स, यू आर गिविंग सब्सिडीज, यू आर पेइंग सैलरीज, यू आर पेइंग इंटरेस्ट, ये सारी चीजें जो है आपकी रेवेन्यू में आती है. तो आइडियली क्या होना चाहिए, योर कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी हायर. ठीक है, तो हमने टोटल एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज किया है, तो देख लेते हैं इसमें क्या कंपोनेंट्स है. नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर, earlier it was 10.96 thousand crores, lakh crores. Now it has been increased to 12.22 lakh crore. तो इसका मतलब क्या है, there is a jump of 11.5% in your capital expenditure. बहुत अच्छी चीज है. ठीक है, अगर आपकी कंट्री का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है यू आर गोइंग टू क्रिएट
infrastructure facilities which are going to impact the growth of your economy. इनका इसको बोला था multiplier effect. ठीक है, अगर आपकी इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, इंफ्रा बिल्ड हो रहा है, सो वो आपकी इकोनॉमी के लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है. ठीक है, नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगेन, बिकॉज डे बाय डे अगर आप अपना टोटल जो है सैलरीज आपको बढ़ानी पड़ेंगी हर साल, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा. सो इट हैज बीन इंक्रीज बाय 6.6%. ठीक है, नाउ नेट टैक्स रिसीट्स, टोटल टैक्स कितनी इंक्रीज हुआ है रिसीट्स बाय 7.2% ऑफ द जीडीपी. ठीक है, एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, गवर्नमेंट नॉन टैक्स रिसीट्स कितनी जो है आपकी यहां पे नॉन टैक्स रिसीट जो है गवर्नमेंट की कम हुई है. मतलब नॉन टैक्स रिसीट्स आप कहां से जनरेट करते हो? ठीक है, ईदर थ्रू सेलिंग ऑफ योर प्रॉपर्टीज. ठीक है, नॉन टैक्स रिसीट जो है फी है, फाइन है. ठीक है, देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स, डिविडेंड इनकम है, ऑल दीज आर नॉन टैक्स रिसीट्स. ठीक है, सो नॉन टैक्स रिसीट जो है दिस हैज बीन रिड्यूस. बाकी जो आपका एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है. ठीक है, और टोटल टैक्स जो रिसीट है गवर्नमेंट की वो भी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है. ठीक है, अब आगे चलते जी. नाउ अब बात करते हैं द वेरी फर्स्ट कर्तव्य विच इज फोकसिंग ऑन प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्रोथ. ठीक है, this is focusing on enhancing the productivity, enhancing the competitiveness of Indian industries and the growth of the overall economy of India. तो इसको तीन आगे components में गवर्नमेंट ने डिवाइड करके दिखाया है. स्केलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी एंड रीजुविनेशन ऑफ स्मॉल एंड लीगेसी सेक्टर्स. ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इनके ऊपर एक बार देख लेते हैं. नाउ स्केलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, यहां पे देखिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की बात की गई है ना. ऐसी टेक्नोलॉजीज जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, एआई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, रेयर अर्थ मेटल्स की बात हो रही है, केमिकल्स की बात हो रही है. ऐसी नीश क्रिएट करने की, नीश टेक्नोलॉजी में काम करने की या नीश एरियाज में काम करने की जिसमें इंडिया जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, प्लस जो है इंडिया कैन बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज. ठीक है, तो इस पूरे के पूरे स्केलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इसको आगे डिवाइड किया है 5 कंपोनेंट्स में. फर्स्ट, बायोफार्मा शक्ति. We all know India is the hub, global hub for pharmaceutical production. ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर फोकस किया गया है. देन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 has been released. ठीक है, देन इलेक्ट्रॉनिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स आपको पता होना चाहिए आज की डेट में यूएस और चाइना जो है these are fighting for these minerals. China is the biggest hub of the critical minerals. पूरी दुनिया चाइना के बिना आगे नहीं बढ़ सकती. ठीक है, क्योंकि जितने रेयर अर्थ मेटल्स हैं जो आपको चाहिए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, वो सारे के सारे मेजॉरिटी जो है आपके चाइना के पास है, जो बड़ी कंट्रीज में. बाकी कंट्रीज के पास भी हैं बट मेजॉरिटी जो मेजर कंट्रीज हैं उनकी बात. ठीक है, सो दे हैव द मोनोपोली ऑन दिस. तो अगर if they have the monopoly and if we don't have those critical minerals and the components, how we can survive, how we can compete with them. So to make India ready for that competition, we are focusing on this. Then chemicals and capital goods capacity enhancement के ऊपर बात है and maritime logistic जो ecosystem है उसके ऊपर बात की गई है. ठीक है, now अब देख लेते हैं सबसे पहले बायोफार्मा शक्ति. ठीक है, now under this बायोफार्मा शक्ति स्कीम इसमें मेन फोकस क्या है? इसका मेन फोकस है आपका कि ओवरऑल जो आपका जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसकी ग्रोथ. ठीक है, सो फॉर दिस अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 10,000 करोड़ फॉर नेक्स्ट 5 years हैज बीन ग्रांटेड अंडर दिस स्कीम. ठीक है, और इसमें क्या है आपका फोकस एरिया किसके ऊपर होगा? नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द जेनरिक मेडिसिन ओनली. ठीक है, अब आज तक जो इंडिया जो है इट इज अ हब फॉर द जेनरिक मेडिसिन प्रोडक्शन, बट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स. ठीक है, फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि इंडिया इज फाइटिंग विद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड डे बाय डे द नंबर ऑफ दीज डिजीज इन इंडिया दीज आर इंक्रीजिंग. तो हमें जो है उससे डील करने के लिए वी आर फोकसिंग ऑन दिस. ठीक है, नाउ अगर आपको बायो इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो आपका उसका रिसर्च जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा. So for this, government has announced the establishment of 3 new NIPER institutions and overall 7 existing ones are there. So upgradation of those 7 institutions and establishment of 3 new NIPER institutions are there. ठीक है, and R&D network
R&D को बिल्ड करेगा नाइपर इंस्टीट्यूशन प्लस जो आपका 1000 एक्रेडिट इंडिया क्लिनिकल ट्रायल इंस्टीट्यूशंस। क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती, और इंडिया में आज की डेट में ये क्लिनिकल ट्रायल जो इंफ्रा है वो बहुत लिमिटेड है। सो टू बूस्ट अप दैट इंफ्रा 1000 न्यू क्लिनिकल ट्रायल लैब्स वुड बी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो आपका है दैट इज सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, सेमीकंडक्टर आपको पता है आज की एआई की जनरेशन में या दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्रिटिकल जो कंपोनेंट माना जाता है वो क्या है, सेमीकंडक्टर। सो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड सेमीकंडक्टर मिशन अंडर विच वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक क्रिटिकल सेक्टर है, बहुत क्रिटिकल सेक्टर है। ठीक है, तो इसके लिए नाउ द शिफ्ट हैज बीन shifted towards producing equipments and materials. Whatever material is required for that semiconductor, we want to produce within India. Whatever semiconductor is there, we want to build that semiconductor within India. Now, we are designing full stack Indian intellectual properties. ठीक है, Indian, ठीक, ताकि monopoly हो सके. Now, it is the aim क्या है हमारा? To fortify the domestic supply chains through industry-led research and training centers. हम चाहते मटीरियल भी इंडिया में हो, मटेरियल के साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग भी इंडिया में हो, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो भी सारा इंडिया में हो, एंड इंडियन जो है पूरा का पूरा सिस्टम वो जो है वो इंडियन बिल्डअप सिस्टम हो। ठीक है, अ स्टेडी पाइपलाइन ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, ठीक है, फॉर द सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम वुड बी डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि आप किसी सेक्टर की अगर ग्रोथ चाहते हो, उस सेक्टर के लिए सबसे पहली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास वैसा स्किल सेट भी होना चाहिए, लेबर फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स सबसे ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का आज की डेट में। ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, देयर इज अ स्कीम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, उसके लिए आउटले जो है इट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 40,000 करोड़ फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने चाहिए। ठीक है, अ डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर। नाउ क्रिटिकल मिनरल्स, एज आई सेड, आज की डेट में सबसे ज्यादा जो फोकस है सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए वो है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। सो अ डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर विल बी क्रिएटेड इन द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल जो मिनरल्स है वो इंडिया में ही उनको माइन किया जा सके। ठीक है, चलिए अब आगे चलते। केमिकल्स एंड कैपिटल गुड्स कैपेसिटी। नाउ अंडर दिस गवर्नमेंट जो है उसका मेन फोकस क्या है, डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स। ठीक है, now government is establishing these dedicated chemical parks, like dedicated IT parks are there, manufacturing parks are there, ठीक है, processing parks are there. In a similar manner, a dedicated chemical park would be established by the government. ठीक है, now establishment of high tech tool rooms. Next जो हमारा फोकस है टूल रूम्स, हाई टेक टूल रूम्स जो है उनको डेवलप किया जाए एट 2 लोकेशन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, और ये जो आपके टूल रूम्स हैं, टूल रूम का क्या होता है, टूल रूम जो होता है आपका ये मान के चलिए मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंडरी सेक्टर के लिए जो भी आपके जो जिसको बोल सकते हैं आप कि डेमो प्रोडक्ट्स जो बनाता है, ठीक है, या उसके लिए जो मशीनरीज रेडी करता है, ठीक है, कंपोनेंट्स टूल जो बनाता है वो होता है आपका टूल रूम। ठीक है, नाउ इट हैज एक्ट एज अ डिजिटली एनेबल्ड ब्यूरो फॉर डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स एट स्केल। हाई प्रिसीजन जो टूल्स हैं आपके उसको लार्जर स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये 2 टूल रूम जो हैं उसके लिए बात की गई है। एंड द लास्ट वन इज एनहांसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट। नाउ वी आर बिल्डिंग रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए आपको पहाड़ों की कटिंग करनी है, उसके लिए ड्रिलिंग मशीन्स चाहिए। नाउ एट प्रेजेंट वी आर इंपोर्टिंग दीज ड्रिलिंग मशीन्स। इसका मतलब क्या हो गया, ये कैपिटल इंफ्रा है, ठीक है, और इसको बनाने के लिए आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। नाउ अंडर दिस पर्टिकुलर बजट टू स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई वैल्यू इक्विपमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट हैज लेड डाउन दिस स्कीम कि इंडिया में ही वो सारी की सारी हाई वैल्यू इक्विपमेंट्स जो हैं जो क्रिटिकल हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, ठीक है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। अब इंडिया का एक सबसे एक प्रॉब्लम जो है वो है आपके पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, और पूरी दुनिया में, ठीक, बिगेस्ट ब्लॉक इज बॉटलनेक इज अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स। ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कंटेनर्स दुनिया का जो ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड, वो इफेक्ट होता है, और इंडिया का जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट्स है, वो नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं। तो इसीलिए इंडिया ब्रॉट द गवर्नमेंट ब्रॉट दिस कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग मिशन। अंडर दिस अ स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन लॉन्च्ड विद a budgetary allocation of 10,000 crore rupees.
रुपीज, ठीक है। 10,000 करोड़ इन नेक्स्ट 5 years वुड बी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट टू एनहांस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटेनर्स इन इंडिया, ठीक है। नाउ द गोल इज टू क्रिएट द ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम फॉर कंटेनर प्रोडक्शन विद इन इंडिया, ठीक है। इसमें सेल्फ सस्टेनेंस जो है इंडिया चाहता है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, द लास्ट आई थिंक सो, है ना। इसमें फर्स्ट कर्तव्य जो है ना अभी पढ़े, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। नाउ अंडर दिस गवर्नमेंट का सबसे पहला फोकस क्या है, सबसे पहला इंडिया में एक इशू क्या है कि व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट प्लेयर्स, वी आर इंक्लूडिंग द प्राइवेट प्लेयर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपका जो टाइम पीरियड है टू डेवलप दैट इंफ्रा, टू क्रिएट दैट इंफ्रा एंड टू जनरेट इनकम फ्रॉम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है और बहुत ज़्यादा रिस्की सेक्टर है। तो इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स आर अवॉइडिंग टू एंटर इनटू द पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट वन पर्टिकुलर फंड जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, ठीक है। सो under this fund government would be providing upfront guarantees to the banks to lend money to the private players, those who are participating with the government to and helping the government to develop that particular infrastructure, ठीक है। और सेकंड क्या है जी, एसेट मोनेटाइजेशन। तो एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम में क्या है, गवर्नमेंट इज नॉट सेलिंग दोज एसेट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इज लीजिंग आउट द एग्जिस्टिंग एसेट्स, ठीक है, ताकि उस लीज आउट से क्या है गवर्नमेंट के पास पैसा है एंड वट एवर ब्लॉक्ड मनी इज देयर, गवर्नमेंट वुड स्टार्ट यूटिलाइजिंग दैट मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, नाउ गवर्नमेंट अंडर दिस ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन मॉडल मिक्स। मॉडल मिक्स का मतलब क्या है, एट प्रेजेंट द मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन हैपन्स थ्रू रोडवेज, ठीक है। रोडवेज के बाद आपका रेलवेज आता है और उसके बाद आपका एयरवेज है और लास्ट में आपका आता है वाटरवेज, ठीक है। बट अगर देखा जाए एफिशिएंसी तो रोडवे ट्रांसपोर्टेशन इज द लीस्ट एफिशिएंट मेथड, ठीक है। सबसे ज्यादा एफिशिएंट क्या है, चाहे वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, चाहे वो मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से देखा जाए, दैट इज योर वाटरवेज, रेलवेज, ठीक है। सो गवर्नमेंट अंडर दिस पर्टिकुलर बजट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द मॉडल मिक्स, ठीक है। तो इसके लिए उसने क्या किया, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। एंड दिस कॉरिडोर इट विल स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है, टिल योर यूपी एरिया, ठीक है। सो दिस डेडिकेटेड ऑलरेडी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो गवर्नमेंट बिल्ड कर रही है। एक नया जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसको बनाने की बात हुई है, नॉट यूपी, ठीक है। इट विल बी कनेक्टिंग विद गुजरात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है नेशनल वाटरवेज, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, ठीक है, न्यू, और आपके आज की डेट में इंडिया में नेशनल वाटरवेज हैं करीब 111 नेशनल वाटरवेज आर देयर, ठीक है। सो आउट ऑफ दीज 111 नेशनल वाटरवेज गवर्नमेंट इस बजट में जो है अराउंड 20 वाटरवेज जो है नेशनल वाटरवेज विल बी डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अराउंड 20 नेशनल वाटरवेज विल बी डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट, लाइक नेशनल वाटरवे 1 विच इज ऑन रिवर गंगा, तो उसको डेवलप किया गया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, ठीक है। तो इसी तरीके से अगले 20 जो आपके वाटरवेज हैं उनको भी डेवलप करने की बात की गई है, ठीक है। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, इंसेंटिवाइजिंग कोस्टल शिपिंग टू शिफ्ट कार्गो फ्रॉम रोड टू रेलवेज, ठीक है। रोड टू रेलवे शिफ्ट होगा तो आपका सस्टेनेबिलिटी जो मॉडल है उसको एप्लीकेबल आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हाई स्पीड रेल, गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग द टाइम पीरियड फॉर ट्रेवल, लॉजिस्टिक टाइम पीरियड, जिसके लिए हाई स्पीड रेल नेटवर्क के ऊपर फोकस किया जा रहा है एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो है दिस इज अबाउट स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है। नाउ स्मॉल इंडस्ट्रीज which are contributing around 45% of our exports and contributing around 40% of our employment opportunities in India, ठीक है। इंडिया की 40% जो एम्प्लॉयमेंट है इट इज बीइंग जनरेटेड बाय दी स्मॉल इंडस्ट्रीज। इंडिया का 40-45% एक्सपोर्ट है, इट इज कमिंग फ्रॉम दीज स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो अंडर दिस स्कीम चैंपियंस एसएमईज, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी कंपनीज हैं उनके लिए अ डेडिकेटेड 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। ये जो फंड है इट प्रोवाइड्स इक्विटी सपोर्ट बेस्ड अपॉन परफॉर्मेंस, जितनी किसी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको इस फंड से जो है गवर्नमेंट वुड बी प्रोवाइडिंग दी मनी फॉर द डेवलपमेंट और फॉर वैल्यू एनहांसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। सेकंड क्या है, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड।
Now additional 2000 crore allocated to this fund. It constitutes support for micro enterprises to ensure access to risk capital. ठीक है, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है एमएसएमई सेक्टर की? लैक ऑफ फंड्स. दे डोंट हैव कोलेट्रल. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोलेट्रल दे आर अनेबल टू सिक्योर द लोन फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री. ठीक है, तो उनके लिए जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो बहुत ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई कॉस्ट ऑफ फंड्स देयर कॉम्पिटिटिवनेस get reduced in the market. तो इसीलिए to help out those companies, government has created this self-reliant India fund. ठीक है, now legacy industrial clusters. Now scheme to revive 2000 legacy cluster. Legacy clusters मतलब जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी आपकी, ठीक है, पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स थे, वो क्या हो चुके हैं? बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं. ठीक है, तो उनको दोबारा से रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट हैज ब्रॉट दिस पर्टिकुलर स्कीम. ठीक है, द लास्ट टेक्सटाइल सेक्टर इंटीग्रेशन. नाउ टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर विच इज नॉन एज लेबर इंटेंसिव सेक्टर. ठीक है, आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर अगर कोई सेक्टर है विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, दैट इज योर टेक्सटाइल सेक्टर. ठीक है, तो इस सेक्टर के लिए नेशनल फाइबर स्कीम फॉर सेल्फ रिलायंट has been launched by the government. ठीक है, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम टू मॉडर्नाइज ट्रेडिशनल क्लस्टर्स. इंडिया जो है इट इज अ टेक्सटाइल हब. ठीक है, और बीइंग अ टेक्सटाइल हब, जो इंडिया में जितने भी आपके क्लस्टर्स है, टेक्सटाइल एरियाज हैं, उनको दोबारा से रिजुविनेट करने के लिए यहाँ पे जो है डेडिकेटेड फंड और डेडिकेटेड स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट आपका इसमें अगर बात की जाए सेकेंड कर्तव्य. Now this second कर्तव्य जो है, second leg of your budget, it focusing on aspirations and building capacity, fulfillment of the aspirations and building capacity of the population. ठीक है, क्योंकि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपकी जो पॉपुलेशन है, जो आपके पास लेबर फोर्स है, उसके पास भी तो वो स्किल सेट होना चाहिए. सो अंडर दिस सेकेंड कर्तव्य गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन ऑरेंज इकोनॉमी. नाउ व्हाट इज दिस ऑरेंज इकोनॉमी? क्रिएटिव इकोनॉमी. ठीक है, चाहे वो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो कंसर्ट्स हैं, चाहे वो म्यूजिक कंसर्ट्स हैं, चाहे वो एआई है, चाहे वो मॉडलिंग है, चाहे वो व्हाटएवर इट इज, इफ इट इज अ क्रिएटिव थिंग इट वुड बी द पार्ट ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी. आज तक की इंडिया की हिस्ट्री में जो है, अगर सबसे ज्यादा किसी सेक्टर को इग्नोर किया गया है, दैट इज योर क्रिएटिव इकोनॉमी सेक्टर. ठीक है, बट नाउ इन दिस बजट बिकॉज ऑफ राइजिंग, जो आपका डे बाय डे पूरी दुनिया में क्रिएटिव इकोनॉमी जो है वो राइज कर रही, यूट्यूब जो है प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, क्रिएटिव इकोनॉमी, तो दे आर कंट्रीब्यूटिंग ह्यूज अमाउंट, ठीक है, टुवर्ड्स द इनकम ऑफ द पब्लिक, टुवर्ड्स द टैक्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो उसके ऊपर फोकस है. सेकंड इज हेल्थ केयर एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड द थर्ड वन इज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, नाउ अंडर दिस सेकेंड कर्तव्य द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑरेंज इकोनॉमी. ठीक है, तो इसमें ऑरेंज इकोनॉमी हैज बीन डिफाइंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्रिवन बाय द क्रिएटिविटी, कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज अ को ड्राइवर ऑफ सर्विस लेड ग्रोथ. ठीक है, इंडिया इज अ सर्विस इकोनॉमी. Majority of India's GDP comes from the service sector. Around 50-56% of the GDP it is coming from the service sector. And this orange economy, it is a purely service economy. ठीक है, so within service economy government's main focus is on the orange economy, क्योंकि Gen Z जो generation है, ठीक है, so they are the biggest contributors towards this particular economy. ठीक है, now animation, visual effects, gaming and comics sector is projected to require nearly 2 million professionals by 2030. ऐसा एरिया जिसको कभी हमारे पेरेंट्स बोलते थे यू आर वेस्टिंग योर टाइम, गेमिंग्स, कॉमिक्स, ठीक है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. सो वो एरिया जो है, नाउ दिस एरिया इज गोइंग टू रिक्वायर 2 million प्रोफेशनल्स बाय 2030. ठीक है, सो गवर्नमेंट इज reading those professionals for this futuristic opportunity. Now creators lab, now Indian Institute of Creative Technologies Mumbai, ठीक है, Indian Institution of Creative Technologies Mumbai will lead the establishment of AVCG content creator labs in 15,000 secondary schools and 500 colleges to nurture grassroots talent. ठीक है, now this institution is going to help us to deal with this futuristic demand of the creative economy. अब वो creative economy का अगर आपको participate उसमें करना है तो आपको पहले ग्राउंड लेवल से ही बच्चे में वो स्किल्स ऐड करनी पड़ेंगी. इसीलिए स्कूलिंग एज वेल एज कॉलेज जो है हैज बीन टारगेटेड बाय दिस पर्टिकुलर स्कीम.
ठीक है. नाउ डिजाइन एजुकेशन, अ न्यू नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइन विल बी एस्टेब्लिश्ड इन ईस्टर्न इंडिया. ठीक है, ईस्टर्न इकोनॉमी क्योंकि बहुत ज्यादा लैगिंग है तो वहां पे फोकस किया जा रहा है इन ईस्टर्न इंडिया टू एड्रेस दी शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड डिजाइन प्रोफेशनल्स एंड प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट. ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, एक तो रीजनल डेवलपमेंट जो भी लैक ऑफ डेवलपमेंट है वो बराबर हो जाएगा. दूसरा, आपके पास जो भी डिजाइनर्स आपको चाहिए फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से, वो आप उनको रेडी कर सकते हो. ठीक है, तो गवर्नमेंट का फोकस जो है, मेन फोकस इस बार विद इन सर्विस सेक्टर वो ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर रहा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो आपका रहेगा इसमें हेल्थ केयर एंड मेडिकल टूरिज्म. नाउ इंडिया इज अ मेडिकल हब, हम सबको पता है. ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री विच इज प्रोवाइडिंग हेल्थ टूरिज्म. हेल्थ टूरिज्म होता क्या है, हेल्थ टूरिज्म है कि कोई अमेरिकन है, ठीक है, अमेरिका में हमें पता है कि भाई हेल्थ सिस्टम जो है बहुत महंगा है. ठीक है, तो वो जो है वो वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता, या किसी भी और कंट्री का, है ना. मैंने अमेरिका की बात कर दी, आप सोचोगे कि सर यार सबसे अमीर कंट्री है, वहाँ पे लोग क्यों नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, है ना. कोई भी कंट्री जहाँ पे वहाँ पे उनके पास वो मेडिकल फैसिलिटी ही नहीं है, सो दे वॉन्ट टू गेट ट्रीटेड. ठीक है, तो वो दे विल कम टू इंडिया, दे विल स्पेंड मनी इन इंडिया. ठीक है, तो उसको बोला जाता है हेल्थ टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म. ठीक है, सो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट हब इन द वर्ल्ड फॉर दिस मेडिकल टूरिज्म. ठीक है, नाउ फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड हब्स एंड वर्कफोर्स एक्सपेंशन. मेन फोकस है हमारा कि मेडिकल हब्स होने चाहिए और हमारे पास वो वर्कफोर्स होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ नर्सेज, नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स. ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन के लिए ही इनफ नहीं है, बट इफ यू आर सेइंग यू वांट टू डेवलप इंडिया एज अ मेडिकल टूरिज्म हब, तो उसके लिए आपको मैन फोर्स जो है, वर्क फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए होगी. ठीक है, नाउ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स. ठीक है, 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है विल बी ट्रेन्ड ओवर द नेक्स्ट 5 years इन डिसिप्लिन सच एज ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी एंड जो एनेस्थीसिया with new institution established in both private and government sectors. ठीक है, नेक्स्ट जो है रीजनल मेडिकल हब्स. सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेडिकल की, स्कैटर्ड है. ऑल द टर्शरी मेडिकल फैसिलिटीज फर्स्ट, these are not available in the rural areas, these are available in the urban areas first, and mainly these are available in the metro cities. ठीक है, and mainly all these facilities are available in western part of India and central part of India. ठीक है, so eastern India वहाँ पे लैक है, सेंट्रल पार्ट में भी जो आपके बिहार, नीचे झारखंड, वहाँ पे लैक है. मेजॉरिटी जो आपके एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज हैं, दीज आर अवेलेबल इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इसीलिए देयर इज अ रीजनल इम्बैलेंस. ठीक है, तो उसको दोबारा से बैलेंस आउट करने के लिए गवर्नमेंट हैज focused on this medical part. ठीक है, regional medical hubs, 5 hubs will be established in integrated complexes containing medical education and research facilities. These are specifically designed to promote India as a global hub for medical tourism. अब आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में देखेंगे, वहां पे एक जो है वहीं पे आपकी इंस्टीट्यूशन एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो चलेगा, क्योंकि वहीं पे पेशेंट्स आएंगे. अब डॉक्टर के पास और क्या होता है, डॉक्टर पढ़ के तो सिर्फ बुक से पढ़ के तो नहीं बता सकता ना, उसके वो मेडिकल पेशेंट्स भी चाहिए. तो जितने भी इंडिया में मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट मेडिकल एजुकेशन विद इन दोज इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, नाउ आयुष एक्सपेंशन. आयुष जो है 3 new all India institution of Ayurveda will be established, and WHO Global Traditional Medical Center in Jamnagar will be enhanced to drive evidence-based research in traditional medicine. अब इंडिया जो है, हम सबको पता है आयुष जो सिस्टम है वो एक इंडियन सिस्टम है. ठीक है, जिसमें हम ट्रेडिशनल मेडिकल जो सिस्टम है उसकी बात करते हैं. और प्रॉब्लम क्या है, वी आर लैकिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑन द आयुष सिस्टम. ठीक है, हमने आयुष के ऊपर उतना रिसर्च नहीं किया, उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इंडिया और इंडियन पॉपुलेशन और पब्लिक इज फोर्स टू बाय, ठीक है, द एक्सपेंसिव फॉरेन ड्रग्स. तो इसीलिए वी आर बैक टू आयुष सिस्टम, वी आर फोकसिंग ऑन आयुष सिस्टम, जिसके लिए हम उसको एक्सपैंड करने की बात करें. ठीक है, मेंटल हेल्थ. ठीक है, NIMHANS 2 will be established in North India, likely Ranchi, and existing institute in Ranchi and Tejpur will be upgraded to regional apex institutions. ठीक है, मेडिकल हेल्थ डे बाय डे प्रेशर बहुत बढ़ रहा है. उस प्रेशर को डील करने के लिए, और सबसे बड़ी आज की डेट में अगर प्रॉब्लम है तो मेडिकल हेल्थ इश्यूज है. मेडिकल कौन से, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जिसको लोगों को पता भी नहीं चलता. ठीक है, नाउ
district hospital upgrades. Emergency trauma care centers will be strengthened in every district hospital, increasing their capacity by approximately 50%. अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे ना, कोई भी आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके अगर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में जाओ तो आपको पता चलेगा डॉक्टर ही है नहीं, वहां पे डॉक्टर नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ट्रॉमा तो बहुत दूर की बात है ना, मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज तो बहुत दूर की बात है. सो गवर्नमेंट फोकस इज ऑन द एनहांसमेंट ऑफ दोज मेडिकल emergency services in the district hospitals or at district level. ठीक है ना. एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, तो इसमें क्या है जी, गवर्नमेंट इज फोकसिंग on high powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that integrate the service sector into the Viksit Bharat roadmap. ठीक है. तो इंडिया में मेडिकल जो आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देयर इज डिस्कनेक्ट बिटवीन व्हाट इज बीइंग taught in the classes and what is required by the industry. ठीक है. तो उस ब्रिज को जो है, उस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट जो है, इट इज प्रपोजिंग अ हाई पावर्ड कमेटी, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस स्टैंडिंग कमेटी. ठीक है. नेक्स्ट जो है यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स. 5 new townships will be created near major industrial and logistic corridors via a challenge route. अब क्या है, टाउनशिप्स है एक ऐसा, पहली बात तो जहां पे इंडस्ट्री होगी वहीं पे टाउन होगा ना. ठीक है, वहीं पे लोग रहें क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, बट उनके बच्चे कहां पढ़े, तो इसीलिए 5 न्यू यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स आर बीइंग क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. हाई क्वालिटी, हाई क्लास जो है, दीज टाउनशिप्स और यूनिवर्सिटी एजुकेशन वुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. नाउ जेंडर, नॉट बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन. ठीक है. नाउ जेंडर पैरिटी इन स्टेम. Through VGF and capital support, the government will establish one girls hostel in every district. One girls hostel in every district to support female student enrollment in higher education STEM institutions. अब एक सबसे बड़ी इंडिया में दिक्कत क्या है, अर्बन एरियाज में सारे कॉलेजेस हैं. ठीक है. अगर अच्छे कॉलेज की बात की जाए तो वो मेट्रो सिटीज में है, और वहाँ पे आपके लिविंग जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी जो फीमेल कैंडिडेट्स है, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड एंड देयर पेरेंट्स दे अवॉइड सेंडिंग देम टू दीज फार एरियाज. ठीक है. बट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल्स हॉस्टल रन बाय द गवर्नमेंट और बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी, उसमें जो लिविंग एक्सपेंडिचर होंगे वो बहुत कम होंगे, सो दे वुड बी एबल टू अफोर्ड, एंड अगर अफोर्डेबिलिटी बनती है देन दे विल स्टार्ट एनरोलिंग फॉर द हायर एजुकेशन लेवल. ठीक है. तो इसीलिए टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ब्रॉट दिस पर्टिकुलर स्कीम. हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग. ठीक है. द नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी विल बी अपग्रेडेड टू द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी. ठीक है. अगेन सर्विस सेक्टर है आपका, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. ठीक है. चलिए अब आगे चलते हैं. नाउ द थर्ड कर्तव्य मेन फोकस ऑन सबका साथ सबका विकास. कैसे? फोकसिंग ऑन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी. ठीक है. स्ट्रक्चरल ओवरऑल ऑफ द रूरल एम्प्लॉयमेंट इंडिया एंड रीजनल फोकस एंड पूर्वोदय. ठीक है. पूर्वोदय ईस्टर्न जो साइड ऑफ इंडिया है, इकोनॉमी है, उसके ऊपर फोकस. ठीक है. नाउ अंडर दिस गवर्नमेंट फर्स्ट फोकस इन ऑन द एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर के लिए क्या है, सबसे पहली बात तो 1.3 लाख करोड़ फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर has been given to this agriculture sector. ठीक है. तो इसका मेन फोकस क्या है, फोकस ऑन हाई वैल्यू क्रॉप्स एंड एआई इंटीग्रेशन. गवर्नमेंट्स फोकस इज ऑन हाई वैल्यू क्रॉप्स. ठीक है. एंड एआई इंटीग्रेशन, यानी कि अब जो गवर्नमेंट का मेन फोकस है इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इन दिस पर्टिकुलर बजट, इट हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स एआई इन बिल्डनेस और साइंस एंड या जिसको बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी जो है इंटीग्रेशन विद इन दी एग्रीकल्चर. नाउ भारत विस्तार सबसे पहले एआई टूल. ठीक है. द मल्टीलिंगुअल एआई इंटीग्रेटेड एग्री स्टैक एंड ICAR. ठीक है. इट प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड रियल टाइम क्लाइमेट स्मार्ट एडवाइजरीज इन द लोकल लैंग्वेजेस. सबसे पहली बात. ठीक है कि हमें पता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू इकोलॉजिकल चेंजेस, इंडिया जो है बीइंग अ कंट्री जहां पे बहुत सारे डाइवर्स इकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, इन उतने ही पेस्ट अटैक के भी चांसेस हैं, उतने ही वेदर जो आपके क्राइसिस भी हैं. ठीक है. तो इसीलिए एग्रीकल्चर जो फार्मर है उसके पास एडवांस जो है एक टेक्निक होनी चाहिए जिससे उसको सारी इंफॉर्मेशन जो है ऑलरेडी मिले और उसको अपनी लैंग्वेज में मिले. बिकॉज अगर हम इंडिया में फार्मर्स की बात करें, मेजॉरिटी दे आर इलिटरेट. ठीक है.
तो उनको अपनी सिर्फ मदर लैंग्वेज में ही चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हाई वैल्यू क्रॉप सपोर्ट। अंडर दिस पर्टिकुलर बजट दो चीजों के ऊपर मेन फोकस किया गया विद इन एग्रीकल्चर। वन इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, सेकेंड इज हाई वैल्यू क्रॉप्स, ठीक है। तो उसमें द टारगेटेड सपोर्ट फॉर सैंडलवुड, कोकोआ, कोकोनट, कैश्यू, ठीक है, एंड अगर walnuts, this support will be provided by the government, ठीक है। Now this support either it can come in the form of subsidies or it can come in the form of like MSP system, but not at yet, है ना। MSP की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा कि किस तरीके की सपोर्ट जो है it can be provided by the government और government can help you to promote export of these प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिससे फार्मर की इनकम जो है वो एनहांस की जा सके, ठीक है। नाउ कोकोनट प्रमोशन स्कीम to replace non-productive trees with the new saplings, enhance productivity in the major coconut growing, ठीक है। कोकोनट जो है आप सदर्न अगर इंडियंस की बात की जाए, सदर्न इंडिया की बात की जाए, स्टेट्स की बात की जाए तो कोकोनट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में मेजॉरिटी फार्मर्स क्या है, दे आर ग्रोइंग व्हीट एंड राइस। अगर हम सदर्न इंडियंस की बात करते, फार्मर्स की बात करते, दे आर मेनली इनटू कोकोनट फार्मिंग, ठीक है। तो जो इनकम पंजाब के फार्मर को यहाँ से आ रही व्हीट राइस से, वैसी इनकम और उस इनकम को एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स फॉर कोकोनट प्रमोशन, ठीक है। नाउ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। नाउ फिशरीज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वायर्स एंड अमृत सरोवर्स फॉर एनहांसिंग द फिश प्रोडक्शन, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री लोन लिंक्ड सब्सिडी फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। इंडिया में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वेटरनिटी कॉलेजेस, ठीक है, वेटरनिटी डॉक्टर्स की, ठीक। बट बीइंग अ कंट्री विच इज हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड, तो हमारे पास वो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो भी होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज दीज आर एन ऑल्टरनेट सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम टू अ फार्मर एज वेल, ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी इंडिया में जितना लाइफ स्टॉक है उसको होल्ड कौन करता है, फार्मर्स करते हैं, ठीक है। तो फार्मिंग के साथ साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर इज लाइफ स्टॉक, तो उसके लिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम शुड बी अवेलेबल विद इन इंडिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो आपका है, दिस इज स्ट्रक्चरल ओवरऑल ऑफ द रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इंडिया में द फ्लैगशिप स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट इट वाज नरेगा, ठीक है। नाउ नरेगा हैज बीन फेस्ड आउट एंड इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वीजी राम जी, ठीक है, VBG राम जी। नाउ दिस स्कीम जो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जी राम जी, ठीक है। अब अंडर दिस स्कीम हाउ द न्यू स्कीम इज डिफरेंट फ्रॉम द नरेगा वन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात तो एनहांस्ड गारंटी, इंक्रीज लीगल गारंटी। पहले नरेगा में 100 डेज का वर्क था, बट नाउ अंडर दिस स्कीम 125 डेज वर्क वुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है। अ लीगल गारंटी वुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट कि 100 की जगह 125 डेज का वर्क मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जो है एनहांस की जा सकती है बाय दिस पर्टिकुलर स्कीम। एंड नाउ अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम यहाँ पे एसेट क्वालिटी, मेन जो फोकस है वो पब्लिक एसेट्स के ऊपर है, और वो एसेट्स जो पब्लिक हेल्थ के साथ भी रिलेटेड है, जो इंडिया के सबसे बड़े मुद्दों को रिजॉल्व कर सकते हैं, लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सो द फोकस वुड बी ऑन वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेदर मिटिगेशन फॉर प्रोडक्टिव नेशनल एसेट्स। ऐसी एसेट्स बनवाई जाएंगी आपसे बाय गिविंग योर 125 डेज वर्क विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और विच कैन रिजॉल्व वन ऑफ द बिगेस्ट इशू फॉर इंडिया, ठीक है। नाउ अंडर दिस स्कीम अ सीजनल पॉज वुड बी गिवन, ठीक है। A 60 days no work period would be during sowing season, during harvesting season लेबर शॉर्टेज रहती है। तो क्या किया गवर्नमेंट ने कि ड्यूरिंग सोइंग सीजन, ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन लेबर के पास काम रहेगा, तो उन दिनों में 60 डेज 2 महीने जो है जी राम जी जो है विल नॉट रन, ठीक है, ताकि मार्केट में लेबर का शॉर्टफॉल ना हो। और जैसे ही हार्वेस्टिंग और सोइंग सीजन खत्म हुआ, अब लेबर जो है उसके पास काम नहीं है, देन अगेन गवर्नमेंट विल स्टार्ट द फंक्शनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। नाउ अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नरेगा? अंडर नरेगा 100% funds were being constituted by or given by the central government, but now under this scheme it will be running on 60-40 basis, ठीक है, for plain area states, 90-10 basis for Himalayan states, ठीक है। 60% contribution would come from the government of India, 40% contribution will be coming from the state government, ठीक है। और if there it is a
Himalayan state, northeastern state, then 10% contribution will be coming from the state, rest 90% would be coming from the central government. ठीक है. Now technology integration, it mandates biometric authentication, AI enabled analytical and digital dashboards to curb leakages. सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी नरेगा में, आपने पैसा दिया बट वो पैसा जो है वो ब्लैक मार्केटिंग का पार्ट बना, ब्लैक चैनल्स का पार्ट बना, वो जो लेबर है उसके पास पहुंच ही नहीं पाया, या जो लेबर कभी थी भी नहीं उसके नाम पे वो कार्ड रजिस्टर्ड है, उसके पास पैसा जा रहा है, मतलब वो पैसा जो है ब्लैक मनी में की फॉर्म में जा रहा है. ठीक है. सो टू रूल आउट दैट गवर्नमेंट हैज जो है इंटीग्रेटेड दिस स्कीम विद AI. ठीक है, ताकि वो बायोमेट्रिक्स के थ्रू जो है वो आपके फंड्स में, जो आपके अकाउंट्स में फंड्स जो है ट्रांसफर हो. ठीक है. नाउ पूर्वोदय रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. ठीक है. तो रीजनल डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बात, क्योंकि इंडिया में सबसे मेन इस बार बजट्स में जो फोकस लास्ट ईयर के बजट में भी और इस बार भी, वो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, उसके ऊपर किया गया. अब इसमें क्या है, पूर्वोदय टूरिज्म, डेवलपिंग 5 डेस्टिनेशंस इन पूर्वोदय स्टेट्स, प्रोविजंस फॉर 4,000 ई बस. क्योंकि ईस्टर्न स्टेट जो है इकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट एरियाज हैं. ठीक है, वहाँ की इकोलॉजी को भी सेव करना ज़रूरी है, इसीलिए 4,000 ई बसेस विल बी इंट्रोड्यूस. ठीक है. एंड दिव्यांग, ठीक है, जन कौशल योजना, ऑफरिंग टास्क ओरिएंटेड रोल्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन IT, AVGC एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. ठीक है. देन ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर देयर. वेस्टर्न साइड तो मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. ईस्टर्न साइड को भी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग अ पर्टिकुलर वेल डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वेल कनेक्टेड नोड एट दुर्गापुर. ठीक है, एज एन इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट वुड बी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट. एंड बुद्धिस्ट सर्किट. ठीक है, हमें पता है गवर्नमेंट जो है वो टूरिज्म को प्रमोट कर रही है. ठीक है, इससे पहले पुरानी जो गवर्नमेंट थी उसने गवर्नमेंट ब्रॉड प्रसाद एंड हृदय स्कीम. ठीक है, टू प्रमोट टूरिज्म. ठीक है, और मेनली रिलीजियस टूरिज्म. तो उसके लिए आपका बुद्धिस्ट सर्किट जो है वो डेवलप किया जा रहा है, जिसकी हेल्प से वी आर गोइंग टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर इन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा. दैट मीन्स दिस सर्किट वुड बी मेनली हेल्पिंग टू डेवलप दोज ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, चलिए अब आगे चलते. ठीक है. नाउ टैक्सेशन सिस्टम. तो टैक्सेशन में आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, टैक्सेशन में एक तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो है लास्ट ईयर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, तो उसको मतलब बनाया था. नाउ दिस इनकम टैक्स एक्ट जो है इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, जिसमें आपको अगर बात की जाए स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशन है. सिंप्लीफिकेशन मतलब वर्डिंग्स, बहुत कम वर्ड्स को यूज़ किया गया और सीधे सीधे प्लेन वर्ड्स को यूज़ किया गया ताकि आप उसको समझ पाओ. ठीक है, और जो आपकी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, virtual digital assets, cryptocurrencies and all. ठीक है. Now these are formally included as taxable capital assets and the definition of undisclosed income has been expanded to these assets as well. ठीक है. That means अगर आपके पास क्रिप्टो है and you are not disclosing this to the government, तो government can take action. ठीक है. Now कॉर्पोरेट एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स. कॉर्पोरेट टैक्स, गवर्नमेंट ने जो मैट है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ठीक है, इट हैज बीन रिड्यूस टू 14% फ्रॉम 15%. आज की डेट में ये बुक वैल्यू के 15% है, बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस टू 14%. तो दिस इज गोइंग टू बूस्ट द इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. ठीक है. नाउ बायबैक टैक्सेशन. बायबैक क्या होता है? व्हेन द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर repurchasing the shares from the market, that is called buyback. ठीक है. Now under this buyback taxation, the buybacks are of all the types, ठीक है, will now be taxed as capital gains. ठीक है. तो जो बायबैक कर रहा है प्रमोटर, तो गवर्नमेंट क्या मानेगी कि आपने 100 करोड़ रुपए जो है उसके बायबैक किए शेयर्स. ठीक है. सो ऑन दैट गवर्नमेंट वुड बी लिवाइंग द कैपिटल गेन्स टैक्स. ठीक है. एंड द प्रमोटर्स विल पे एन एडिशनल बायबैक टैक्स. गवर्नमेंट विल कंसीडर इट एज अ कैपिटल गेन्स and government is going to levy a buyback tax, a particular new tax that will be levied on the promoter who is going to purchase those shares. Now cloud service tax holidays. As I said, government's focus is on technology integration, AI को रन करने के लिए you need to run the cloud services. So to promote cloud services within India, cloud infrastructure within India, government has given a tax break till 2047 2047 तक.
अगर आप इंडिया में क्लाउड सर्विसेज दे रहे हो, इंडिया में इंफ्रा बिल्ड कर रहे हो, सो वट एवर इनकम वुड बी जनरेटेड बाय योर कंपनी, दिस इनकम विल नॉट बी टैक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, आपने एफएनओ सुना होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सुना होगा, जिसमें बहुत सारे इंडियंस का पैसा खत्म होता जा रहा है, क्योंकि दिस इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग which is being used, which is being done or played in the financial markets. तो इंडियंस को उसका नहीं पता, but they are taking their money out of banking FDs, they are breaking their FDs, they are putting their money in these options and future जो आपके contracts हैं, and the whole money is being wiped out. ठीक है, तो government to reduce that exposure, government has increased the tax on FNO trading. ठीक है जी, that is security transaction tax. Now indirect taxes, इसमें क्या हुआ है, आपका एविएशन एंड डिफेंस जो है, बीसीडी स्टैंड्स फॉर बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर पार्ट्स ऑफ सिविल एंड ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स, रॉ मटेरियल फॉर एमआरओ। एमआरओ स्टैंड्स फॉर मेंटेनेंस एंड जो आपकी ओवरऑलिंग इंडस्ट्री है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग इंडस्ट्री, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एविएशन सेक्टर। टू प्रमोट द एविएशन सेक्टर, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो भी आप मशीन्स लेके आते हो इंडिया में, उसके ऊपर कोई भी आपको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी। हेल्थ केयर रिलीफ, ठीक है, अगेन कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है हैज बीन एग्जेम्प्टेड ऑन 17 लाइफ सेविंग जो आपकी ड्रग्स हैं। ठीक है, और उसके बाद ट्रीटमेंट लाइक रोबोटिक्स जो आपका है, बल्क ड्रग इंटरमीडिएटरीज है, जो भी वट एवर इंटरमीडियरीज यू आर प्रोक्योरिंग, यू आर इंपोर्टिंग इन इंडिया टू क्रिएट अ फाइनल प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर आपको कोई भी जो आपका कस्टम ड्यूटी है, यू नीड नॉट टू पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेसिफिक पार्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रोवेव ओवन्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बीसीडी। ठीक है, देन न्यूक्लियर एनर्जी, बीसीडी एग्जाम्पशन फॉर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स एक्सटेंडेड टू 2035। इंडिया जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना चाहता है। इंडिया जो है न्यूक्लियर जो है, आपको पीछे भी पता होगा, अभी रिसेंटली 2 से 3 महीने पहले गवर्नमेंट ब्रॉट न्यू पॉलिसी, न्यू बिल, जिसमें न्यूक्लियर जो पुराना बिल था उसको खत्म किया गया, क्योंकि उस बिल में लायबिलिटीज किसके ऊपर थी, न्यूक्लियर सप्लायर के ऊपर, जिसकी वजह से द सप्लायर्स, द कंपनीज, दे वर नॉट रेडी टू डील विद इंडिया। बट नाउ अंडर दिस न्यू लॉ, न्यू रूल, जो लायबिलिटी है वो जो है आपका रन करने वाला न्यूक्लियर प्लांट को, उसके ऊपर आ गई है, इट इज नॉट ऑन दी सेलर। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। तो जितने भी आपके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी मटेरियल लगेगा, गवर्नमेंट विल नॉट बी चार्जिंग एनी कस्टम ड्यूटी बाय टिल 2035। एंड मरीन प्रोडक्ट्स, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट लिमिट फॉर सी फूड प्रोसेसिंग इनपुट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 3%। ठीक है, तो अगर इनपुट जो आपकी अप टू 3%, ठीक है, आप कोई भी प्रोसेस फूड जो है इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर, आपके ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगी। ठीक है, नाउ डिफेंस। ठीक है, अब आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, और हमने देखा भी कि वट एवर स्पेंडिंग हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट ऑन द डिफेंस, उसका कहाँ यूज़ होता। हम लोग जो है नॉर्मली हम सोच लेते हैं कि कहाँ दोबारा लड़ाई लगने वाली है, पाकिस्तान तो अब कहाँ ये कर सकता है एंड ऑल, बट ऑपरेशन सिंदूर से हमें समझ में आया कि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो तब यहाँ पे क्या है, इसीलिए ये फ्यूचर में भी हो सकता है, आपको फ्यूचर रेडी रहना पड़ेगा। फ्यूचर रेडी आप कैसे रह सकते हो, व्हेन यू आर पुटिंग मोर मनी इन योर डिफेंस सर्विसेज, व्हेन यू आर एनहांसिंग योर बजट जो है for your defense services. So the Ministry of Defense received an unprecedented allocation of 7.85 lakh crores, ठीक है, which is 15% higher than the previous budget allocation। 15% जो है इस बजट में, अगर सबसे ज्यादा पैसा जो है डिफरेंस एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर अगर किसी को मिला है, दैट इज डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें डिफेंस स्पेंडिंग नाउ अकाउंट फॉर 14.67% ऑफ द टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का अगर 100 रुपए का एक्सपेंडिचर है, उसमें से करीब 15 रुपए जो गवर्नमेंट है वो कहां पे स्पेंड कर रही है, आपके डिफेंस के ऊपर स्पेंड कर रही है। ठीक है, सो दिस इज द लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द डिफेंस बजट। ठीक है, और अगर बात की जाए टोटल आउटले की बात की जाए, परसेंटेज कितना मिला है, टोटल 7.48 करोड़। ठीक है, और ये है कितना, इट इज 2% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया। और बजट जो आपका डिफेंस को देते हैं उसमें सैलरीज भी है, उसमें कैपिटल भी है। ठीक है, सो आउट ऑफ दिस द कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कितना है जी,
2.2 करोड़, 2.2 लाख करोड़। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? नए प्लेन खरीदने के लिए, टैंक खरीदने के लिए, इंफ्रा खरीदने के लिए। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड बी 5.5 लाख करोड़, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डिफेंस का कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू रेवेन्यू, बट हमें भी पता है इंडिया की जो डिफेंस जो सर्विसेज है वो बहुत बड़ा लोग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए सैलरी जो है आपका या टोटल रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो भी ज़्यादा हो जाता है। डिफेंस पेंशंस, ठीक है, 1.7 लाख करोड़, ठीक है। डीआरडीओ को रिसर्च के लिए दिया है अराउंड 29,000 करोड़। एंड बॉर्डर रोड्स, ठीक है, टू मैनेज एंड मेंटेन द बॉर्डर रोड्स, क्योंकि बॉर्डर रोड्स क्यों जरूरी? पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है, उनके चाइना के पास बहुत बड़ा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो टू बिल्ड दैट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट जो है पैसा दे रही, ठीक है, ठीक है, फॉर स्ट्रेटेजिक टनल्स एंड एयरफील्ड्स, डन, ठीक है। नाउ डिफेंस को सबसे ज्यादा जो है पैसा मिला है एज कंपेयर टू प्रीवियस बजट। नाउ इसके बाद गवर्नमेंट फोकस ऑन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। तो क्या किया जा रहा है? एयर पावर को एनहांस करने के लिए करीब करीब 63,000 करोड़ एयर मार्क्ड फॉर एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन्स इंक्लूडिंग राफेल, ठीक है। हम राफेल जो फीट है, हमारा फ्लीट साइज है, उसको इंक्रीज करने के लिए पैसा है। देन नेवल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, नई आपका जो है प्रोजेक्ट्स, जो आपके प्रोजेक्ट जितने भी नेवी प्रोजेक्ट्स हैं, सबमरीन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको एनहांस करने के लिए दिस मच मनी हैज बीन एलोकेटेड। देन अनमैन्ड सिस्टम्स, अभी हमने एक चीज देखी पाकिस्तान के साथ जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कोई इंसान तो कोई जो आपका मिलिट्री पर्सनल उसके मरने की कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। क्यों? बिकॉज नाउ द वॉर, द फ्यूचर वॉर्स, ठीक है, ये कौन लड़ेगा? जो आपके ड्रोन्स हैं, जो पाकिस्तान ने यूज भी किए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो ड्रोन अपना सिस्टम जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो है उसके ऊपर जो है मेन फोकस कर रही है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोनोमस वेपनाइज्ड अनमैन्ड फर्स्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट फॉर जीपीएस डिनाइड एनवायरमेंट्स, ठीक है। तो देन आत्मनिर्भर प्रोक्योरमेंट, 75% ऑफ द कैपिटल एक्विजिशन बजट रिजर्व फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जितना भी आपको कैपिटल 2.2 लाख करोड़ का था, ठीक है, उसमें से 75% जो प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करेगी इट इज फ्रॉम विद इन इंडिया, ताकि इंडिया का जो डिफेंस इकोसिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, ठीक है। और लास्ट अगर हम बात करते शिफ्टिंग ट्रेंड की बात की गई है, मतलब लास्ट ईयर के बजट से या जो हमारी प्रीवियस थिंकिंग है गवर्नमेंट की, ठीक है, जो वे ऑफ वर्किंग है, उससे किस तरीके से ये जो बजट है ये अलग है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में हमें नई डायरेक्शन क्या दिखा रहा है ये बजट, ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे मेन चीज जो है किसी भी कंट्री के लिए चाहिए दैट इज फिस्कल डिसिप्लिन, ठीक। जितना आप फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, ठीक है, योर इंटरनल इकोनॉमी वुड बी मोर स्ट्रॉन्ग, and if you are strong, you are a strong economy, the investors would be ready to invest in your economy। तो इसका मतलब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट के बॉन्ड की रेपुटेशन होगी, ठीक है, आपको सस्ता पैसा मार्केट से मिल सकेगा। और इंडियन इंडस्ट्रीज को मार्केट से सस्ता पैसा मिलने का मतलब है यू कैन डेवलप योर इकोनॉमी, ठीक है। बाहर से ज्यादा पैसा आने का मतलब है यू कैन डेवलप योर इकोनॉमी विद द चीपर सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। नाउ सेकेंड जो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वेलफेयर, ठीक। अब यहां पे जो रिप्लेसमेंट ऑफ नरेगा विद जी राम जी है, व्हाट इज दैट? गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव मोर वर्क एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फोकस ऑन द क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, ऐसा बनाओ जो गवर्नमेंट, जो देश को रिक्वायर्ड है, जो क्रिटिकल इंफ्रा है, जो देश की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उसके बारे में बात की जाए, ठीक है। नाउ सेंटर स्टेट कोस्ट शेयरिंग मॉडल जो है इसमें जी राम जी हाउ इट इज डिफरेंट, एक नंबर ऑफ डेज तो बढ़ा ही बढ़ा है, दूसरा क्या है, इफ अ स्टेट वांट्स टू गेट द बेनिफिट, ठीक है, तो स्टेट हैज टू पार्टिसिपेट। तो इससे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एलोकेशन है या जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन, वो कम तो होगा ही होगा। नाउ स्टेट, बिकॉज स्टेट हैज टू कंट्रीब्यूट, तो स्टेट भी, नाउ द स्टेट गवर्नमेंट विल टेक इंटरेस्ट इन दैट, ठीक है। देन द केयर क्रिएटिविटी शिफ्ट किसके ऊपर हुआ है? केयर इकोसिस्टम,
ठीक है, एंड क्रिएटिव इकोसिस्टम के ऊपर जो आपके फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। देन टैक्सेशन, टैक्सेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया कि बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि किसी को भी समझ में आ जाए। जरूरी नहीं है कि दो आपके फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल ईयर है एक असेसमेंट ईयर है, आपको सेम बना के दे दिया कि असेसमेंट ईयर भी आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलेगा, फाइनेंशियल ईयर भी आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही चलेगा। सिंप्लीफिकेशन। फिर जिस भी एरिया में क्रिटिकल हमें नीड थी, ठीक है, वी वांटेड टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, तो हमने उस एरिया में क्या किया, वी रिड्यूस द कस्टम ड्यूटी फॉर द कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। और उसके बाद ऑटोनॉमी, मिनरल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यूएस, अभी देखा हमने 2 दिन, अभी जो है यूएस ने क्या किया 2 दिन पहले इंडिया के साथ ट्रेड डील की, ठीक है। सबसे बड़ा प्रेशर क्या है और क्यों डाल सकता है, चाइना के ऊपर उतना प्रेशर क्यों नहीं डाला, बिकॉज चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, चाइना के पास मोनोपोली है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए आपके पास भी वो पावर होनी चाहिए, आपके पास भी वो एक नीश एरिया होना चाहिए। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बिल्ड दैट नीश विद इन इंडिया, ठीक है। तो इस बजट में जो फोकस है, इट हैज बीन शिफ्टेड, हम क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है, और एफिशिएंसी ओरिएंटेड जो है इस बजट को बनाया गया है। क्लियर? सो विद दिस वी आर वाइंडिंग अप दिस सेशन, ठीक है, और आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। बाय, टेक केयर।